हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। गाइस वी डिड इट। हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर लगातार कंप्लीट कर लिए। वी हैव रीच डे 9। आज हम करने वाले चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। इस चैप्टर को एकदम थॉरली कंप्लीट करेंगे। लेट्स कीप 40 टू 45 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कुछ इसमें ऐसे टॉपिक्स है जो आपको बहुत दिक्कत देते हैं, तो इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब क्या है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड प्रोसेस। हमने प्लानिंग में डिसाइड किया एडवांस में क्या करना है, कैसे करना है। ये देखते रहो, हमने डिसाइड किया में क्या करना है, कैसे। ऑर्गेनाइजिंग में हम कुछ नहीं करते, जो भी हमने प्लान किया है, जो भी हमने सोचा है, वी स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इट। हम हमारे प्लान को इंप्लीमेंट करते कैसे कि जैसे यार एक अगर हम मनी हाइस्ट वाला एग्जांपल है, जो प्रोफेसर था उन्हें जैसे चोरी प्लान कर रहे थे तो क्लैरिफाई कर रहे थे हर किसी को क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। आज स्टडी सर्कल में बहुत सारी चीजें होती है, तो नवीन सर बीइंग भी हेड, तो उन्हें क्लैरिफाई करके रखा है सबके काम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे करेगा, सारी चीजें क्लैरिटी है। अब हमें उसको डिप्लॉय करना है, रिसोर्सेस, एवरीथिंग। सो इट रिफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग ऑर्डरली फॉर मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज। कि ऑर्गेनाइजिंग वर्ड में लिखा ऑर्गेनाइज करना, चीजों को अरेंज करना। आपको ये टारगेट अचीव करने के लिए बच्चा जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी एसेट्स चाहिए, उन सबको ढूंढो, उनको अरेंज करो और काम शुरू करो। तो दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग। इट्स द स्टेप जहां पे हम प्लान को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन, यहां पे कहीं ना कहीं हम हमारे प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है इसके 4 स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यहां पे क्लियरली बोलता है ये पॉइंट कि जितना भी सारा काम है, सारे काम को छोटे सबको आइडेंटिफाई करो। जब मैंने अपने सारे काम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमें कहीं ना कहीं इन सारे काम को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करना है। क्या करना है? इन सारे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। जब हम काम को डिवाइड करते हैं ना, तो इससे सबसे पहली चीज होती है डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड। जो हमारा डुप्लीकेशन है वो अवॉइड हो जाएगा। और भाई एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि काम शेयर हो जाएगा। कि भाई एक ही इंसान प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स ना करते हुए हर एक इंसान को हमने यहां पे काम बांटा। सॉरी। जब हम यहां पे काम बांटते हैं, अब इससे क्या होगा, हम यहां पे कहीं ना कहीं सिमिलर नेचर को एक साथ करेंगे। अब आप ग्रुपिंग 2 तरीके से कर सकते हो। आइदर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि भाई प्रोडक्शन एक तरफ, परचेज एक तरफ, सेल्स एक तरफ, मार्केटिंग। या हम एक ग्रुपिंग कर सकते हैं दूसरे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एक तरफ फुटवेयर, एक तरफ गारमेंट्स। तो ये जो सिमिलर नेचर वाले काम को हम एक साथ लेकर आ गए, इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट बनाना। डिपार्टमेंट एरिया वाइज भी बन सकता है, नॉर्थ डिपार्टमेंट, साउथ डिपार्टमेंट, ईस्ट डिपार्टमेंट, वेस्ट। तो ये सिमिलर नेचर वाले वर्क हम साथ में डिपार्ट, और इसी के वजह से कहीं ना कहीं होता है लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्यों? भाई जो बंदा प्रोडक्शन का है वो दिन भर प्रोडक्शन कर रहा है, जो बंदा परचेज का है वो दिन भर परचेज कर रहा है, जो बंदा सेल्स का दिन भर। आप एक ही काम को मेरे दोस्तों अगर बार बार करोगे, हम कंटिन्यूसली करेंगे, हम कहीं ना कहीं उसमें हो जाएंगे स्पेशलाइज्ड, हम कहीं ना कहीं उसमें हो जाएंगे एक्सपर्ट। तो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। डुप्लीकेशन का हमारा सिंपल सा इंटेंशन है, यहां पे हमारा डुप्लीकेशन कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश अथॉरिटी। अब थर्ड, असाइनिंग ड्यूटीज। अब गाइस हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, इनका एक हेड होगा, इस हेड के नीचे 2 मैनेजर होगा, हर मैनेजर के नीचे कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज होंगे। अब मेरे पास बहुत सारे कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होंगे। अब मैं एकदम सिंपल सी बात करूँ, स्टडी सर्कल में नवीन सर बीइंग द हेड, अब हमारे उनके पास बहुत सारे लोग हैं। मैं हूँ, साहिल सर को आप जानते हो, निसर्ग सर को जानते हो, इसके अलावा अंसर, ये 4 टीचर्स को आपने यूट्यूब पे देखा है। इसके अलावा देश लक्ष्य सर, और उसके अलावा कृष्णा सर है, बहुत सारे टीचर्स और हैं। तो अब सर क्या करेंगे? असाइन करेंगे। असाइन कैसे करेंगे? देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच कि भाई किस तरीके का काम है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स पढ़ाना है तो हमारी टीम में 2-3 टीचर्स हैं, जैसे साहिल सर हो गए, लक्ष्य सर हो गए, निसर्ग सर हो गए। अब अगर बीएसटी पढ़ाना है तो मैं हो गया, आंसर हो गया। अकाउंट्स पढ़ाना तो नवीन सर खुद हो गए, साहिल सर अगेन हो गए। तो देयर शुड बी अ मैच। कि मैच कैसा होना चाहिए? नेचर एंड द एबिलिटी, कि जो बंदा जिसमें अच्छा हो। जैसे अब सीए हम लोग ने पढ़ा रहे हैं, तो मैं सीए हूं तो मैं सीए पढ़ा रहा हूं, साहिल सर सीए पढ़ा रहे हैं। तो देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द नेचर एंड एबिलिटी। तो कोई भी काम हम उसी बंदों को काम देंगे जो बंदा उसमें अच्छा है।
तो वैसे ही हमारे अब सपोज स्ट्रक्चर बन गया, एक कंपनी का एक सीईओ है, एक हमारा प्रोडक्शन हेड है, एक हमारा सेल्स हेड है। अब इस प्रोडक्शन हेड के नीचे दो मैनेजर्स है, हर मैनेजर्स के नीचे कहीं ना कहीं 20 एम्प्लॉयज है। तो यहाँ पे एक तो काम असाइन कर दिया। अब इसके बाद एक क्लैरिटी सी आ गई। क्या क्लैरिटी सर? ये जो 20 एम्प्लॉयज है ये मैनेजर 1 को रिपोर्ट करेंगे। सर ये जो दोनों मैनेजर्स है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हेड को रिपोर्ट करेंगे। तो वी गेट ओवर अ क्लैरिटी, किसको कौन रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा। तो हु हैज टू टेक ऑर्डर, हु इज अकाउंटेबल। यहां पे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन जाता है। हम किससे ऑर्डर ले सकते हैं, हम किसको काम देंगे। प्रॉपर कहीं ना कहीं जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं एक तरीके का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो 4 स्टेप क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, डिवाइड करना, फिर सिमिलर को ग्रुप करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन होता है। थर्ड असाइनिंग ड्यूटी, जब हम काम को असाइन करते हैं मैच बिटवीन द नेचर एंड द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। फिर चौथा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग, यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी, हुम हैज टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको अकाउंटेबल है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको टास्क करके बताएगा। गुड। चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अब इसके इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? भैया यहाँ पे हमने काम को एकदम सिस्टमैटिकली बांटा है। हर कोई इंसान वही काम कर रहा है जिसमें वो अच्छा है, सिस्टमैटिक एलोकेशन। अब रिपीटिवली जो प्रोडक्शन में अच्छा है वो प्रोडक्शन बार बार कर रहा है, जो सेल्स में अच्छा है सेल्स अच्छा है, मार्केटिंग में। अब भाई एक ही चीज को कि तुम बार बार करते हो तुम्हें एक्सपीरियंस आ जाता है। अब ऐसा लगता है मुझे अंसर को, हमने बीएससी काफ़ी टाइम एक ही चीज़ पढ़ाई, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें एक्सपीरियंस आ गया, थोड़ा बहुत हमें नॉलेज आ गई उस चीज़ में, तो हम उससे क्या हो जाते हैं, एक ही चीज़ को हम बार बार कहते हैं। तो फेयोल चच्चा ने भी बोला था, अब जिस काम में अच्छा हो उसका बार बार करोगे तो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। क्लैरिटी, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा। There is a clarity voice कि अभी हमने बताया ना, there is a structure कि this is the superior, he is the superior, they both are subordinate। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं clarity आ जाती है, clarifies the line of communication। किसी को किसी भी प्रकार की कीवर्ड याद रखना, कोई ambiguity नहीं है, कोई कंफ्यूज, अरे ये क्या हो गया, हाँ कोई ambiguity नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लैरिटी है कि भाई कौन मेरा बॉस है, कौन मेरे सुपीरियर है, कौन मेरे सबऑर्डिनेट है, किससे मैं ऑर्डर ले सकता हूं, किसको मैं ऑर्डर दे सकता हूं। देयर इज अ क्लैरिटी। ऑर्गेनाइजेशन में एकदम क्लियरली सबको ये चीज पता है। फर्स्ट क्या पढ़ा है? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन, रिपीटेबली टास्क से हमें गेन एक्सपीरियंस मिलता है, काम बहुत अच्छे से होता है। क्लैरिटी में क्लैरिफाई कर दिया, एम्बिग्युइटी हटा दी, तो एक अच्छा ऑर्डर बन जाएगा और किसी को इसी को फॉलो करना है। भाई वही फूफाजी वाला पॉइंट आ गया फिर से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स। हम ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, परचेज वाला परचेज करेगा, सेल्स वाला सेल्स और मार्केटिंग, किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होने वाला। हमें जितना हो सके कंफ्यूजन को कम से कम करना है, हमें एम्प्लॉयज़ को एकदम क्लैरिटी रखनी है। जब सारे डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज है, क्या उसका वेस्टेज होने वाला है, क्या हमारे रिसोर्सेज बर्बाद होने वाले हैं? नहीं, कहीं ना कहीं इट विल रिजल्ट इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये चीज़ याद रखना, मैनेजमेंट हम कर ही इसलिए ले हैं ताकि हमारा ओवरलैपिंग ना हो, सारे डिपार्टमेंट के इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। तो इसके वजह से होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एडॉप्शन टू चेंज, मॉडिफाई कर सकते हो कि नहीं, आसपास के बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से हम खुद को बहुत इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। रियल एग्जांपल, परचेज और सेल्स। अब मेरे जीएसटी में कुछ चेंज हुआ, सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट में करोगे ना, फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्यों? कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्शन से लेने देना सब में नहीं, हम इजीली चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्वाइविंग, ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर टिकना है या आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है, क्योंकि हम इजीली खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सपांशन एंड ग्रोथ। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। पहले हर एक को एकदम क्लियर डिस्क्रिप्शन है, हर एक को क्लियरली पता है क्या चीज़ है।
एनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन, सबको कहीं ना कहीं क्लियरली पता है क्या काम करना है, क्लियर डिस्क्रिप्शन है सारे काम का, तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से ही होगा। हर किसी को पता है ना कि भाई तुझे ये काम करना है, ये करना है, ऐसे करना है, क्लैरिटी है। जब क्लैरिटी आ जाएगी, सारी चीजें बराबर होगी, तो रिजल्ट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब ये आपका डेलीगेशन से रिलेटेड है। जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम डेलीगेट करता है, आप आगे बढ़ोगे तो सबऑर्डिनेट को चीजें सीखने को मिलती है। जब वो सीखेगा तो आगे जाके यही सबऑर्डिनेट आगे जाके सुपीरियर बनता है। तो दैट इज स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी टू डेवलप। आप सबऑर्डिनेट को जब काम दे रहे हो तो सीखेगा ना इस काम को हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं, न्यू मेथड्स, न्यू वे ऑफ डूइंग द टास्क। लास्ट एक्सपांशन और ग्रोथ, हम नए एंटरप्राइज में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को छोड़ के नए, कि भाई आज और स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10। नवीन से इज वेरी गुड इन मैनेजमेंट, उन्होंने एक ब्रांच ओपन किया, फिर दूसरा किया, इस प्लानिंग शायद तीसरा चौथा भी होगा। दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके डेफिनेशन याद रखिएगा, फ्रेमवर्क विद इन विच MO मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क का परफॉर्म। कैसे हम लोगों को मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, कि भाई ये लोगों को मैनेज भी कर रहा है और यहाँ पे लोग कैसे काम करेंगे, कैसे लोगों को मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से लोग काम करेंगे। अब इसमें स्पेसिफाई सारी रिलेशनशिप 3 चीज़ों के में आती है, क्या, लोग, काम और रिसोर्सेज। इसी पॉइंट से निकल कर आता है मैनेजमेंट एज मल्टी डायमेंशनल। देखा, पीपल, वर्क एंड रिसोर्स, ऑपरेशंस। यही चीज हमने मल्टी डायमेंशन चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। अब नेक्स्ट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, किस तरीके से कितना एक सुपीरियर, अगर ये सुपीरियर है, एक सुपीरियर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट, क्या गाइस, एक सुपीरियर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर सुपीरियर बहुत सॉलिड है तो स्पैन बड़ा होगा, अगर सुपीरियर छोटा है मतलब नया नया तो स्पैन छोटा होगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है आप उसका लेवल बढ़ाओगे, लेवल बढ़ेगा तो स्पैन भी बढ़ता चला जाएगा। फिर से याद रखिएगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज करता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है योर फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारे स्ट्रक्चर है, ग्रुपिंग 2 तरीके से हो सकती है, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जब हम फंक्शन के हिसाब से करते हैं उसे हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब यही ग्रुपिंग मैं कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के हिसाब से करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, गारमेंट्स, उसे हम बोलेंगे डिविजनल। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल का एडवांटेज, अब फंक्शनल सबसे पहले ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब इसमें सबसे पहला एडवांटेज है, इट लीड्स इन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। क्या चीज का स्पेशलाइजेशन, इट रिजल्ट इन कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मतलब जो बंदा प्रोडक्शन कर रहा है वो बार बार प्रोडक्शन करेगा, जो परचेज कर रहा है परचेज करेगा, जो सेल्स कर रहा है सेल्स करेगा। आप एक ही काम को अगर बार बार करोगे, आप कहीं ना कहीं उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। हम हमारे मैन पावर्स को एकदम ढंग से यूज कर सकते। नेक्स्ट, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्शन वाला होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अच्छे से चलाएगा, जो परचेज वाला होगा परचेज डिपार्टमेंट को अच्छे से चलाएगा। हर एक डिपार्टमेंट में हेड मेक श्योर करेगा कि उसका डिपार्टमेंट तो अच्छे से चले। विद इन द डिपार्टमेंट, याद रखिएगा, विद इन द डिपार्टमेंट हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा। अब इंक्रीजेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आप एक ही काम को अगर बार बार कंटिन्यूसली कर रहे हो या मैनेज कर, आप उसी में अच्छे थे, जो प्रोडक्शन में अच्छा था प्रोडक्शन, जो परचेज में अच्छा था परचेज, आप उसी काम को अगर बार बार कर रहे हो तो हमारी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही काम करना है। आप प्रोडक्शन वाले अगर प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप मेक श्योर करोगे ना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो। मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। क्या गाइज, कहीं ना कहीं हमारा कोई रिपीट होगा कि नहीं? प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का डुप्लीकेशन नहीं होना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एम्प्लॉयज को ट्रेन करना आसान है। क्यों सर? जो प्रोडक्शन वाला था वो प्रोडक्शन करेगा, सर जो परचेस वाला परचेस करेगा, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही। अब उनको ट्रेन करना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे वो किस बेसिस पे बनाए? प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स। तो हर एक फंक्शन को अटेंशन मिल रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल और मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना आसान है, हर एक फंक्शन को इम्पोर्टेंस मिलना ज़रूरी है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है, हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट के बारे में सोचता है। प्रोडक्शन वाला सोचता है क्यों ना मैं एक साथ सब बना दूं, सेल्स वाला सोचता है क्यों ना सिर्फ मैं बेचने में फोकस करूं। अगर हर कोई सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पे चलेगा, नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल परचेस ने साल भर का एक साथ परचेस करके कर दिया, नहीं चलेगा, उसको प्रोडक्शन से बात करनी चाहिए। दूसरा, इन कोऑर्डिनेशन, तो ऐसे ही इसी पॉइंट से सारे पॉइंट निकल कर आते हैं। प्रोडक्शन वाला परचेस से कोऑर्डिनेट नहीं करता, परचेस वाला प्रोडक्शन से कोऑर्डिनेट नहीं करता, हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। और देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि भाई प्रोडक्शन वाला बोल रहा है पैसे बचाओ, मार्केटिंग वाला बोल रहा है पैसे खर्च करो, तो दे कैन बी इवन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और एक बन जाता है नैरो पर्सपेक्टिव। नैरो पर्सपेक्टिव कैसे हो जाता है, भाई प्रोडक्शन वाला साल भर में सिर्फ गुड्स बना के आया है और मार्केटिंग वाला से एडवर्टाइजमेंट करते आया। अभी कभी उसको बोलो गुड वाले सर ये तो नहीं आता मुझे, और प्रोडक्शन वालों को भी गुड सेल करे ये मुझे नहीं आता। तो देयर वाज अ नैरो पर्सपेक्टिव, वो नहीं सोच पाते, इनका जोन ही वो हो गया है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप सिर्फ उसी फंक्शन पे इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि आप किसी दूसरे चीज के बारे में कभी सोच नहीं पाओगे। क्लियर है? चलो कितने मिनट, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो चुके गए, 16 मिनट हो चुके हैं, हम लोग आधे चैप्टर्स तक पहुंच चुके हैं। हम नेक्स्ट सूटेबिलिटी, कहाँ पे सूटेबल है, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे तरीके की एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस डिविजनल, अच्छा घड़ी बंद हो गई मेरी, वाह। अब नेक्स्ट है कहीं ना कहीं हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में जो भी मैं अलग अलग डिपार्टमेंट बनाता हूँ, किस बेसिस पे बनाता हूँ, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो जब अलग अलग प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट बनाए, इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, गारमेंट्स, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से बनाए, तो यहाँ पे कैसा स्पेशलाइजेशन होगा, प्रोडक्ट, क्योंकि आप उसी प्रोडक्ट रिलेटेड काम करोगे। उसी प्रोडक्ट रिलेटेड काम अगर हम बार बार करेंगे, हम उसमें हो जाएंगे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। हर एक हेड, अब गाइस क्या होगा, जब मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर और गारमेंट्स, तो हर एक डिपार्टमेंट को हम बोल सकते हो भैया आपको 10 करोड़ का प्रॉफिट करना है, आपको 5 करोड़ का करना है, आपको 7 करोड़। अब एक्चुअल में इनने 8 ही का किया, इनने 5 का किया और इसने 7 का किया। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से पूछ सकते हैं ना, फंक्शनल में पॉसिबल नहीं, क्यों, प्रोडक्शन वाला बोलेगा परचेस की गलती, परचेस वाला बोलेगा सेल्स की गलती, लेकिन यहाँ भाई तेको तो दूसरे डिपार्टमेंट से मतलब ही नहीं है। अब आपने 2 करोड़ का प्रॉफिट नहीं किया ना, तो यू आर हेल्ड अकाउंटेबल। आपको बताना पड़ेगा भाई क्या कारण था, किस वजह से आपका प्रॉफिट 2 करोड़ से कम हुआ है, यू आर हेल्ड अकाउंटेबल। अब इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब भाई ये सेम जो डिपार्टमेंट है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक, फुटवेयर, गारमेंट्स में हमने 3 बांटा। अब इलेक्ट्रॉनिक वाला जो भी फैसला ले रहा है, क्या उसको फुटवेयर और गारमेंट से कुछ मतलब है, नहीं। या फुटवेयर वाला कोई भी फैसला ले रहा है, क्या उसको इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट से मतलब है, नहीं। वो अपने फैसले, अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट एक्सपांशन एंड ग्रोथ, कि भाई आप इजीली नए डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे एक अगर सपोज कॉस्मेटिक ब्रांड ऐड करना है, तो मैं इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, हर एक हेड अकाउंटेबल होता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, एंड फैसिलिटेट एक्सपांशन एंड ग्रोथ। फिर से फर्स्ट प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, एवरी डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल, और लास्ट से इसी फैसिलिटेट एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है रिगार्डिंग अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रोडक्शन वाला बोलेगा कि भाई गारमेंट वाला बोल रहा है मुझे ज़्यादा चाहिए, सेल्स वाला बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बोल रहा है मुझे ज़्यादा चाहिए। तो रिगार्डिंग अलोकेशन रिसोर्स, हर एक डिवीजन अपने आप में अलग है, हर एक डिवीजन अपने आप में कहीं ना कहीं अलग है। क्या है, कहीं ना कहीं अलग है हर डिवीजन। तो जब कहाँ गया, हर एक डिवीजन अलग है, तो हर कोई डिपार्टमेंट, अब ये भी एक एचआर डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट रखेगा, ये भी एक एचआर मार्केटिंग रखेगा, ये भी कहीं ना कहीं एक एचआर मार्केटिंग रखेगा। बट ये लोग चाहे तो कॉमन एचआर और मार्केटिंग रख सकते हैं, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में गेन पावर। अब गाइस हर कोई डिपार्टमेंट अपने आप को ही महान समझने लग जाए, ये बोलने लग जाए कि इलेक्ट्रॉनिक ही मेन है,
फुटवेयर वाला बोलने लग जाए फुटवेयर ही मेन है, हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट को माहिर मानने लग जाए तो भी गलत है। अब ये स्ट्रक्चर कब प्रिफरेबल है? जब हम लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, या एक एग्जाम में याद रखना, अगर हम क्वेश्चन में एफएमसीजी कंपनी आ जाए, क्या एफएमसीजी या लार्ज वैरायटी कुछ आ जाए प्रोडक्ट, तो हमेशा आंसर में क्या लिख देना है? डिविजनल स्ट्रक्चर। चलो इसका डिफरेंस है फटाफट। इट्स फंक्शंस आर बेस्ड ऑन फंक्शंस, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इस यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, अकाउंटेबल, यहाँ पे हम फिक्स नहीं कर सकते। ये सस्ता होता है, ये कॉस्टली होता है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो डिविजनल, नहीं हो तो फंक्शनल। क्लियर? ये डिफरेंस कर लीजिएगा, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे दो तरीके, हाँ बोला तो, दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, हाँ नेक्स्ट दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को बोला, आवाज ना करे। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे मैनेजमेंट ने बनाया, किसने बनाया? हमारे मैनेजमेंट ने बनाया। जो बनाया गया है, क्यों? जो स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर मैनेजमेंट ने बनाया, क्यों? ताकि जो भी मेरा गोल है क्लियरली अचीव हो सके। एक सीईओ है, एक प्रोडक्शन हेड है, एक सेल्स हेड है, इसके नीचे एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है। जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर हम क्यों बना रहे हैं? ताकि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का गोल अचीव हो सके, उसको हम बोलेंगे फॉर्मल। यहां पे एकदम क्लियरली पता है कि हर एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हर एक एम्प्लॉय की अथॉरिटी क्या है, हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक बंदे की अथॉरिटी एकदम क्लियरली पता है। सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन होगा। ये काम क्या करेगा? जितने भी डिपार्टमेंट है उनके बीच में प्रॉपर सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन हो। गाइस आई विल बैक इन 30 सेकेंड्स। गाइस बाहर बोला ना सर ने, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है ब्रो, प्लीज। सॉरी गाइस, वो बाहर आवाज ज्यादा आ रही थी इसलिए बीच में गया था, एक्सट्रीमली सॉरी। अब यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। एकदम सिस्टमैटिकली क्लैरिटी होती है, हर एक का पावर क्या है, पावर्स का मतलब अथॉरिटी, हर एक की ऑब्लिगेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ें जब बन जाती है तो इट्स अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन। अब सारे डिपार्टमेंट प्रॉपरली मिलकर एक साथ काम करेंगे। यहाँ पे एकदम रिलेशनशिप क्लियर है कि भाई सपोज देयर इज अ प्रोडक्शन हेड, इस प्रोडक्शन हेड के नीचे 2 मैनेजर है, हर मैनेजर के नीचे एम्प्लॉयज़ है। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली हर किसी को पता है किससे ऑर्डर लेना है, किसको काम करके बताना है। तो एकदम क्लैरिटी सी आ जाती है रिलेशनशिप। जब भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो हर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स प्रोसीजर्स होंगे जो हर मेंबर को सीरियसली फॉलो करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी सी बात है, जब इतने सारे डिपार्टमेंट्स आप बनाते हो, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, तो हम ये सारे डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को मेक श्योर करेंगे कि भाई एक साथ लेकर चले। हम मेक श्योर करेंगे कि सारे एम्प्लॉयज़ कहना कि मिलकर अच्छे से इंटीग्रेटेड एफर्ट्स में काम करें। मोस्ट ऑफ ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाता है? टॉप लेवल। और क्यों बनाया जाता है? ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। क्या? सो डिजाइन बाय टॉप लेवल, फैसिलिटेट किए, टॉप लेवल बना रहे हैं ताकि गोल अचीव हो सके। यहाँ पे फोकस ज़्यादा काम पे है ना कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हम यहाँ पे फोकस ज़्यादा काम पे कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को जिस भी काम के लिए रखा है वो काम को अच्छे से पूरा करे, ना कि दोस्ती यारी। अगेन रिलेशनशिप क्लियर है, रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए जाते हैं, सारे डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को मिलकर काम कर रहे हैं, मोस्टली डिज़ाइन बाय टॉप लेवल है। यहाँ पे फोकस काम पे है, ना कि रिश्तेदारी पे। अब नेक्स्ट है गाइस इनफॉर्मल। व्हाट इज इनफॉर्मल? ये सोशली, अब गाइस अब नवीन सर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको फॉलो करें फॉर्मल, लेकिन अब 2-3 ब्रांच है। अब उन ब्रांच के लोगों ने मिलकर हमने एक ग्रुप बना लिया, हम पिकल बॉल खेल रहे हैं, हम टेबल टेनिस खेल रहे हैं, हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो दैट्स अ सोशल नेटवर्किंग।
ये ऑफिशियल है कि रूल्स के अलावा भी कोई रिटन रूल्स नहीं है, हमको जैसे बात करनी, जो बात करनी कर सकते हो, वो हमारा ग्रुप डिसाइड करेगा। इनफॉर्मल में ग्रुप ही डिसाइड करेगा। मोस्टली इनफॉर्मल ओरिजिनेट्स, ये ओरिजिनेट्स ही कहां से होता है, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनेट्स कहां से निकल कर आता है, फ्रॉम दी फॉर्मल, फॉर्मल से निकल कर आता है। ये एक नेटवर्क है जहां पे लोगों को सोशल, अरे यार कोई लोग हैं, अब मेरा अंसर का, साय सर का, लक्ष्य सर का एक ग्रुप है, हम लोग आपस में बातें करते हैं, गप्पे मारते उधर, दैट्स अ सोशल प्रोसेस, ये खुशी मिलती है। मैं और लक्ष्य सर कई बार वीकेंड हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, तो दैट्स अ इनफॉर्मल पर्सन इंटरेक्शन, अपनी जिंदगी की बात करते हैं, कोई जिंदगी के दुख, पर्सनल लाइफ के दुख, वहां बात करते हैं। इंडिपेंडेंट, कोई पैटर्न नहीं है वहां पे। हम ऑफिस आवर्स में 8 बजे तक काम करते हैं, वहां पे 10 बजे भी बात कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, कोई पैटर्न नहीं। जिसको जिससे बात करने की इच्छा हो, जिसको जिससे कम्युनिकेशन करने की इच्छा हो, हम उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक खत्म हो गया, ठीक है। इनफॉर्मल जो फॉर्मल से निकल कर रहा है, सोशल रिलेशनशिप, ऑफिशियल, कोई रिटर्न रूल्स नहीं है। रिटर्न रूल्स होते हैं हमारे फॉर्मल में। इंडिपेंडेंट चैनल, पर्सनल इंटरेक्शन, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, हमारा इनफॉर्मल ओरिजिनेट कहाँ से होता है, फॉर्मल से। अब नेक्स्ट है डेलीगेशन। एक सुपीरियर जब अपने सबॉर्डिनेट को कुछ काम दे देता है, नवीन सर बहुत सारे काम करते हैं, उन्होंने एक छोटा सा काम मुझे दे दिया कि यार सर ये पीपीटी वाला काम आपसे आप कर लेना, तो दैट्स कॉल्ड डेलीगेशन। काम उनका है बट मुझे दे दिया गया। जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को एक काम दे देता है, दैट्स कॉल्ड डेलीगेशन, बट सुपीरियर विल बी स्टिल हेल्ड अकाउंटेबल। अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले 3 टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है राइट टू कमांड, मेरे पास पावर है, जैसे आपके डैड के पास पावर है, वो आपको काम दे सकते हैं, और जो उनने आपको काम दिया है उसको बड़े ही ओबीडियंटली, बड़े ही सीरियसली आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये एक स्केलर चेन है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पावर्स बढ़ते हैं, और पावर्स बढ़ेंगे तो अथॉरिटी भी बढ़ेगी। हमेशा टॉप लेवल वाला नीचे लेवल वाले को काम देता है। क्या, जो भी हमारे टॉप लेवल पे है वो नीचे लेवल वाले को काम देगा, तो इट ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड। क्या, हमेशा जो ऊपर लेवल वाला है नीचे लेवल वाले को काम देता है। राइट, इंडिविजुअल ऑर्डर दे सकते हैं और सामने वाले को ओबीडियंटली उसको फॉलो करना पड़ता है। देन सर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, कि आपको जो टास्क, जो काम दिया है आपको उसको पूरा करना है। मुझे ये टास्क दिया हुआ है, उसे पूरा कर देना, दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे एक सेकेंड, सब सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, देयर शुड बी अ मैच बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अगर मेरी अथॉरिटी इज मोर देन, मेरे पावर्स ज़्यादा है, तो रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ पावर्स। और सर उधर ही मेरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम है, मेरे पावर्स कहीं ना कहीं कम है, तो जो मेरा टास्क है हम उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। जो भी टास्क है, जो भी हमारी एक्टिविटी है, हम कहीं ना कहीं उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो देयर शुड बी अ मैच। अकाउंटेबिलिटी, ए से अकाउंटेबिलिटी, ए से आंसरेबिलिटी। जो भी हमें टास्क दिया है, जो भी हमें काम दिया है, अगर उस टास्क को, उस काम को हम नहीं कर पाते, विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, वी विल बी हेल्ड आंसरेबल। आपको ये टास्क दिया गया है, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो ये आपका फर्ज है, ये आपका कर्तव्य है कि आप उसको पूरा करें। सो फिर से अथॉरिटी, राइट टू कमांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। अथॉरिटी नीचे, पापा आपको ऑर्डर देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरा करके दोगे तो ये अपवर्ड, और अकाउंटेबल भी अपवर्ड। अब मेरे को फॉर एग्जांपल पापा ने कोई काम दिया, मैंने अपनी छोटी बहन को दे दिया, तो दैट्स कॉल्ड डेलीगेशन। अब मैं अपने पापा ने 500 रुपये दिए तो मैं पावर दे सकता हूँ 500, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। अब बहन ने काम नहीं किया तो पापा तो मुझे सूतेंगे, बहन को भी थोड़ा सुनाएंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्शियली।
बट जिम्मेदारी दोनों की थी, पर अकाउंटेबिलिटी मारने की बारे बहन तो साइडेड, धगा धग अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. Which thing cannot be delegated? Accountability. And which thing can be delegated completely? Authority. Which can be delegated partially? Responsibility. Then अब इसी के कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे. सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट. कि गाइस अब जब घर पे गेस्ट आने वाले, पापा ने मुझे छोटा बाहर से काम लाने को दिया, तो पापा इंपॉर्टेंट अपने अकाउंट्स बना रहे, बैलेंस शीट क्लियर कर रहे, सीए से डील कर रहे, कोई क्लाइंट मीटिंग कर रहे. तो जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को रूटीन टास्क दे देता है, तो जो क्रूशियल या जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है वो उस पर ज्यादा फोकस कर पाता है. गेट टाइम. हाँ एक सेकेंड गाइस, हाँ बस ये देख रहा था. गेट टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, क्रूशियल इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कर सकते हैं. नेक्स्ट है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट. अब जब आपके पापा ने आपको कोई काम दिया तो आप सीखोगे, आपको पता चलेगा काम कैसे हो सकता है और आपका भी करियर बेटर होगा. कोई भी काम आप कर रहे हो तो आप सीखोगे और उससे आप भी बढ़िया आगे बढ़ते जाओगे. मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है. यार आज आप किसी पे कोई काम भरोसा दिखाओ तो उसका ऐसा लगेगा भाई मेरे को काम दिया है, बॉस ने मुझे काम दिया, कुछ भी हो जाए, सेल्फ एस्टीम, एक कॉन्फिडेंस, एक मोरल बढ़ जाता है कि नहीं यार मेरे को काम दिया, मुझे पे भरोसा दिखाया, मैं तो कैसे भी करके काम करके दिखाऊंगा. नेक्स्ट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. कि भाई आज अब अपने एम्प्लॉयज को डेवलप कर रहे हो, सो एक रेडी वर्कफोर्स फ्यूचर के लिए. आज आपके पापा को धीरे धीरे काम डेलीगेट कर करके सिखा रहे. अब फ्यूचर में पापा को एक नया ब्रांच ओपन करना है, एक नया स्टोर ओपन करना है, तो उनके पास एक रेडी फोर्स हो गया, एक रेडी एम्प्लॉय जो रेडी है इस पोजीशन में काम करने के लिए. बेसिस ऑफ यहाँ पे एकदम क्लैरिटी मिल जाता है कि कौन मेरा सुपीरियर है, कौन मेरा सबऑर्डिनेट. आज डेलीगेशन किसके बीच में होता है? इट हैपेंस बिटवीन दी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. तो पता चल जाएगा किसने, अगर एक्स ने वाई को काम दिया तो एक्स क्या है? सुपीरियर. वाई क्या है? सबऑर्डिनेट. यहाँ पे एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो ऑफ अथॉरिटी कैसे होने वाला है. बेटर कोऑर्डिनेशन, अगर किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होगी, हर किसी को अपना फर्ज ड्यूटी पता है, तो रिजल्ट इन बेटर कोऑर्डिनेशन. कोई ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन नहीं होगा, क्लैरिटी होगी, तो सबका काम अच्छे से होगा. प्लीज इस टॉपिक की एनसीईआरटी को अच्छे से रेफर कर लेना. मोस्टली मैंने कीवर्ड्स बता दिए, पर स्टिल एक बार फिर से पढ़ लेना. एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा 6 मार्क का क्वेश्चन आता है इसलिए. नेक्स्ट, अब डिसेंट्रलाइजेशन. अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स. जब ये डेलीगेशन हर एक लेवल पे कर दिया गया तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. हर लेवल पे जब पावर बांट दिया गया हमेशा के लिए, तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. डेलीगेशन 2 लेवल के बीच में ही होगा, डिसेंट्रलाइजेशन 2 से ज्यादा. जब डिसीजन मेकिंग पावर एक ही इंसान के पास है उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. और जब यही डिसीजन मेकिंग पावर अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्पर्स हो गया या बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्पर्स हो गया, बढ़ गया, उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. अब इसके इंपॉर्टेंस, डेवलप इनिशिएटिव. कि गाइस आप जब एम्प्लॉयज को पावर देते हो तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अब गाइस जब आपको उनने काम दिया तो आपको पता चलता है यार ये तो काम बहुत अच्छा कर सकता है, ये तो लोअर लेवल ने, इसको तो मिडिल लेवल पे डालो. हमें पता चल जाता है कौन ऐसा पोटेंशियल है, कौन ऐसा लायक बंदा है जिसको हम आगे ले जा सकते हैं. एग्जीक्यूटिव टू बिकम डायनेमिक लीडर्स. मैनेजर गेन एक्सपीरियंस. अब गाइस आपने अगर ऑपरेशनल लेवल वाला काम अच्छे से कर लिया तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो. आपको पता है कि ऑपरेशनल का कर लिया, मिडिल में अच्छा कर लिया, टॉप, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हो. और जब प्रूफ कर पा रहे हो तो आप आगे जल्दी बढ़ोगे. और क्यों जल्दी बढ़ोगे? बिकॉज चीजें सीख रहे हो. यहाँ पे आपको कंप्लीट फ्रीडम मिल रहा है, आपको कंप्लीट पावर मिल रहा है, कंप्लीट पैसा, सब चीजें मिल रही है. तो आप कहीं ना कहीं चीजें सीखोगे, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आगे होगी. क्विक डिसीजन मेकिंग. याद रखना, लोगों को लगता है कि सर सेंट्रलाइजेशन में क्विक होता है. नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन में. सेंट्रलाइजेशन में फैसले टॉप लेता है, एग्री, फैसले फास्ट होंगे, पर उसका इंप्लीमेंट टॉप से मिडल से ऑपरेशनल फिर वर्क, इसमें टाइम लगता है. डिसेंट्रलाइजेशन में आपने ऑपरेशनल को ही पावर दिया हुआ है,
तो वो एकदम फटाक से जल्दी से फैसले ले पाएगा। तो क्विक डिसीजन मेकिंग किसमें होती है? डिसेंट्रलाइजेशन में। नेक्स्ट, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ काम कौन करता है? मोस्ट ऑफ काम कौन करता है? हाँ, मोस्ट ऑफ काम कौन करता है? मोस्ट ऑफ काम कहीं ना कहीं करता है टॉप लेवल। ठीक है, अब टॉप लेवल अब डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब जैसे हमारे देश में मोदी जी ने पावर बांटे हुए सेंट्रल, स्टेट और लोकल्स, म्यूनसिपैलिटी लेवल, तो वो अब क्रूशियल और इंपॉर्टेंट चीज़ें फोकस करते हैं, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह। तो रिलीफ मिल जाता है, आप इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मैटर्स पे फोकस कर सकते हो। ग्रोथ, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं तो हम बेटर ग्रोथ भी करते हैं। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल। हर एक डिपार्टमेंट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। जब हर एक को परमानेंट पावर दी गई है, जिम्मेदारी दी गई, पूछ सकते हैं क्यों ये प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्यों ये अचीव नहीं हो रहा, तो दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। प्लीज़ ये दोनों टॉपिक के आंसर रेफर कर लेना। हमारे ऑलमोस्ट 9 वीडियो शूट हो गए, 9 वीडियो सीरीज में आ जाएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मिलते हैं, टाटा, बाय बाय।